या चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। 1992 का चर्चित अजमेर गैंगरेप कांड, जब दरगाह की चिश्तियों ने किया था करीब 100 हिंदू लड़कियों का गैंगरेप। ज़्यादातर चिश्ती आरोपियों को बरी कर चुके हैं न्यायमूर्ति। 15 मई 1992 को अजमेर में हिंदुओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था। वो 2 दिन तक अजमेर बंद रहा था। वहाँ दंगे जैसे हालात बन गए थे, क्योंकि बलात्कार के ज़्यादातर आरोपी अजमेर के चिश्ती दरगाह के मुख्य खादिम के परिवार से जुड़े हुए मुसलमान थे और इनकी शिकार हुई ज़्यादातर लड़कियाँ हिंदू थीं। 30 साल बाद भी अजमेर के पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। न्यूज़ वेबसाइट द प्रिंट के मुताबिक दिसंबर 2021 में अजमेर के पॉक्सो कोर्ट रूम में कुछ महिलाएं गुस्से में पुलिस वालों से झगड़ रही थीं। वो कह रही थीं, अब इस घटना को 30 वर्ष हो गए हैं, हम दादी नानी बन चुकी हैं, आप लोग क्यों बार बार बुलाते हैं हमें। उन महिलाओं ने पॉक्सो कोर्ट के जज और वकीलों पर भी अपना गुस्सा उतार रही थीं। मौके पर उनका यौन शोषण करने वाले चिश्ती आरोपी भी मौजूद थे। महिलाओं ने कहा, अब हम सबका परिवार हैं, अब तो हमें बख्श दीजिए। ये महिलाएं कोई और नहीं, वर्ष 1992 में सामने आए अजमेर ब्लैकमेल कांड की शिकार थीं। इस कांड के मुख्य आरोपियों का नाम था फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती। ये दोनों लड़के अजमेर दरगाह के परिवार से जुड़े हुए थे। यही वजह है कि उनका काफ़ी ज़्यादा रसूख था। इन दोनों धार्मिक सामाजिक रसूख तो था ही, ये काफ़ी पैसे वाले भी थे और इनके पास राजनीतिक ताकत भी थी। मुख्य आरोपियों में 2 फारूक चिश्ती और नफीस यूथ कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हुआ करते थे। इन दोनों के पास रॉयल एनफील्ड, बुलेट, येज़दी और जावा बाइक हुआ करती थी। स्थानीय स्तर पर वो मशहूर हस्तियों जैसा रसूख रखते थे। अपनी खुली जीप एम्बेसडर और फिएट कार में जो वो शहर में टहलने निकलते। ये तब की बात है जब किसी के घर में गैस और फ़ोन कनेक्शन होना रईसी का सबूत हुआ करते थे। चिश्ती परिवार के पास वो सब था और ये सब उनको मूर्ख हिंदुओं के द्वारा की गई जियारत के पैसे से ही मिला था। ये खादिम परिवार के आरोपी लड़के रेप की तस्वीरें और वीडियो बनाकर हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। साल 2003 में एक पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, तब नफीस और फारूक उनसे कई बार मिले। एक बार जब वो बस स्टैंड जा रही थी, तभी मारुति पर सवार नफीस और फारूक ने उन्हें कांग्रेस में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने का वादा किया। इन दोनों को सहयोगी सैयद अनवर चिश्ती ने लड़की को कांग्रेस का फार्म लाकर भी दिया। एक दिन जब वो स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में नफीस और फारूक ने उन्हें अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ने का ऑफर दिया। तब तक उनकी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी तो लड़की मान गई, लेकिन गाड़ी स्कूल नहीं जाकर एक फार्म हाउस पहुंच गई। लड़की को लगा कि शायद यहाँ कांग्रेस के बड़े नेता से मुलाकात करवाने के लिए लाया गया हो, लेकिन कुछ देर बाद नफीस ने उन्हें दबोच लिया। नफीस ने धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो वो उसे जान से मार देगा। फिर धमकियाँ दे देकर उनका बलात्कार होता रहा, लेकिन वो दरिंदे इतने से भी नहीं माने। उन्होंने लड़की की असली तस्वीरें ली और वीडियो बना ली और कहा कि अगर उसने अपनी सहेलियों को यहाँ नहीं लाया तो सारी बात फैला दी जाएगी। जो लड़की एक बार इन दरिंदों का शिकार हो जाती, उसे अपनी सहेलियों को लाना पड़ता। इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़कियों की तस्वीरें एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुँचने लगी। इन दरिंदों का शिकार हुई कई लड़कियाँ अच्छे घरानों से आती थी, जिनके गार्जियन सरकारी नौकरी में थे। खबर सुर्खियों में आती कई परिवारों ने अजमेर छोड़ दिया। 21 अप्रैल 1992 को पहली बार ये सनसनीखेज खुलासा तब हुआ था जब इसकी भनक दैनिक नवज्योति की क्राइम रिपोर्ट संतोष गुप्ता को भी लग गई। फिर 21 अप्रैल 1992 को दैनिक नवज्योति में गुप्ता की पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तस्वीरें विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेताओं को भी दी गईं। उन्होंने पुलिस को तस्वीरें दी और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जाँच शुरू हुई। लेकिन जब 15 मई 1992 को पीड़ित लड़कियों की धुंधली तस्वीरें प्रकाशित हुई, तब जाकर शहर में बवाल मच गया। वहाँ दंगे जैसे हालात हो गए। 2 दिन अजमेर बंद रहा था। अखबार में हुए इस खुलासे के बाद लड़कियां आत्महत्या करने लगीं। इस वक्त अजमेर के डीआईजी रहे ओमेंद्र भारद्वाज ने कहा कि इस कारण यौन शोषण की शिकार लड़कियां इनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। मामलों का खुलासा जैसे जैसे होने लगा, शोषण की शिकार लड़कियां खुदकुशी करने लगीं। इनमें ज़्यादातर स्कूल या कॉलेज जाने वाली थी। अनुराधा मारवा की माँ एक कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल थी। एक दिन वो रोते हुए घर आई। उनके कॉलेज की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। पूरे 1990 के दशक में स्थानीय अखबार के दफ्तर में अक्सर लोग यह पता करने आ जाते थे कि जिस लड़की के साथ शादी के लिए रिश्ता तय हुआ है या उसका ब्लैकमेल करके भी रेप हुआ था। दरअसल जैसे ही पता चला कि अजमेर दरगाह से जुड़े मुसलमानों ने ब्लैकमेलिंग से 100 के करीब स्कूली लड़कियों का रेप किया, इलाके में हिंदू लड़कियों के पिता की मुश्किलें बढ़ गईं। सबको पता चल गया कि इलाके में हिंदू लड़कियों का मुसलमानों ने बलात्कार किया है, इसलिए वहाँ की लड़की को बहू बनाकर घर नहीं लाना चाहता था कोई भी। आरोपियों को पैसे का काफ़ी घमंड था। ये पैसा हिंदुओं की जेब से ही जियारत के रूप में आता था। नवभारत टाइम्स के मुताबिक एक पीड़ित महिला ने बताया कि जब उनका गैंगरेप हुआ करता था तब उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी। एक बार गैंगरेप के बाद नफीस ने उन्हें 200 रुपये दिए और बोला कि इस पैसे से वो लिपस्टिक खरीद ले। जांच में 18 दरिंदों को नामजद आरोपी बनाया गया था। 27 मई 1992 को पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत नोटिस जारी किया। 3 दिन बाद उस वक्त के नॉर्थ अजमेर डीएसपी हरिप्रसाद शर्मा ने एफआईआर दर्ज किया।
फिर सीआईडी क्राइम ब्रांच के एसपी एनके पत्नी को जांच के लिए जयपुर से अजमेर भेजा गया। सितंबर 1992 में पत्नी ने 250 पन्नों की पहली चार्जशीट फाइल की, जिसमें 128 गवाहों के नाम 63 सबूतों का जिक्र था। अजमेर कोर्ट ने 28 सितंबर को मामले की सुनवाई शुरू की। तब 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, मासूम बच्चियों का यौन शोषण करने वाले का भी खुलासा भी होता गया। इस तरह कुल 18 आरोपियों का पता चला और सही सनसनीखेज मामले में इन पर मुकदमा दर्ज हुआ। 1998 में अजमेर की सत्र अदालत ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी चारों की सजा घटाकर 10 वर्ष कर दी। इनमें मोइजुल्ला और पुत्तन, इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ माराडोना शामिल था। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया, जिसे पहले पागल घोषित किया गया था। 2012 में सरेंडर करने वाले सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में था। तब सुहेल पुलिस हिरासत में था और बाकियों को जमानत मिल गई थी। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सज़ा घटा दी और कहा कि यह जितनी अवधि तक जेल में रह चुका है वह पर्याप्त है। अब वह दरगाह पर इज्जत पात है। आज भी दरगाह पर आदर पा रहे हैं ये दरिंदे। नफीस चिश्ती 2003 तक भागता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बुरके में भागने की कोशिश करते हुए उसे दबोच लिया। एक आरोपी इकबाल भट्ट 2005 में गिरफ्तार किया जा सका। सुहेल गनी चिश्ती ने 26 वर्ष बाद 15 फरवरी 2018 को अजमेर कोर्ट में सरेंडर किया। नफीस चिश्ती, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती, सैयद जमीर हुसैन, नसीपुर, टार्जन और सुहेल गनी पर पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये सभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। आज नफीस और फारूक चिश्ती अजमेर में काफ़ी सालों शौकत से रह रहे हैं। दोनों अफसर दरगाह शरीफ जाते हैं और लोग आज भी उनका हाथ चूमते हैं। अतः कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक विष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाई, और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम। और हाँ, अब की बार महाशिवरात्रि काशी में ही मनाएंगे। हर हर महादेव। आपने देखा, हम तभी तक खुश हैं या तभी तक ताकतवर हैं जब तक बहुसंख्यक हैं। जिस दिन 50% आबादी हो गई उस दिन ये कानून हमारा साथ छोड़ देगा। और वैसे भी ये कानून मुस्लिम राष्ट्र का कानून है, कोई हिंदुओं के लिए इसमें कोई अच्छी बात नहीं है।